हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? आई होप आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप सबको पता है आज शाम को 4 बजे आप लोगों का टेस्ट है, गवर्नमेंट बजट, बीओपी और फॉरेक्स का, राइट। मैं टेस्ट जो है टेलीग्राम इसी चैनल पे पोस्ट करूंगा, राइट, और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी पोस्ट करूंगा। दोनों व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग टुडेज एमसीक्यूज। ठीक है बच्चे, तो पहला एमसीक्यू क्या है आपका? पहला एमसीक्यू है, इफ एन इकोनॉमी इज टू कंट्रोल रिसेशन। बच्चे, इकोनॉमी को रिसेशन कंट्रोल करना है लाइक मोस्ट ऑफ द यूरोजोन नेशन। तो ये तो मेरे लिए इररेलेवेंट बात है। बेसिकली क्या है, इकोनॉमी को रिसेशन कंट्रोल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्रोप्रिएट, इनमें से क्या करना पड़ेगा? पहला है रिड्यूसिंग रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है बच्चे? रेपो रेट होता है कमर्शियल बैंक यानी कि आरबीआई, सॉरी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ये लोग बदले में इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है ना। इस इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है जी। अब अगर आरबीआई ये रेट कट कर देगा तो बैंकों को आरबीआई को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब बैंकों को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये एडवांटेज ये जनता के ऊपर भी पास ऑन कर सकते हैं, यानी कि ये बैंक्स भी अब जनता को सस्ते में लोन्स देंगे और इस तरह से मार्केट में मनी सप्लाई को पुश कर देंगे, राइट। तो ये हाँ हो सकता है कि जनता के पास मनी सप्लाई का ये सही तरीका है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। रिड्यूसिंग सीआरआर। सीआरआर क्या बच्चे? सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है बच्चे? आरबीआई ने सेंट्रल बैंक्स के ऊपर लिमिट लगा रखी होती है कि इतना कैश आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा, सो दैट कि अचानक अगर कोई पैसे लेने आ जाता है तो आप उसको पैसे दे सको। तो अगर ये कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज हो जाएगी तो अब बैंकों को अपने पास कम पैसा होल्ड करना पड़ेगा और बचा हुआ पैसा मार्केट में वो लोग इनफ्लो कर सकते हैं, जिससे अगेन लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी और रिसेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, रिड्यूसिंग सीआरआर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बोथ ए एंड बी। आई होप आपको लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम जनता गलत करती है मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस। व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। बच्चे, ये स्टेटमेंट सही है अगर इसके साथ में ये लाइन जोड़ दूं, एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बच्चे, जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे एडीएएस से ज्यादा होता है तो उस सिचुएशन को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो ये लाइन अपने आप में इनकम्प्लीट है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप देखोगे मैक्सिमम बच्चों ने ट्रू कर रखा है, मैक्सिमम बच्चों ने ट्रू कर रखा है। तो बच्चे, ये बहुत ही रिस्की क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हो। नेक्स्ट है, इफ द रेशियो बिटवीन द MPC and MPS is given as 3:2। बच्चे, MPC और MPS का रेशियो क्या दे रखा है? MPC is to MPS is given as 3:2। मैं इसको 60% और 40% भी लिख सकता हूं, और डेसिमल्स में लिखूं तो 0.6:0.4 भी लिख सकता हूं। क्लियर है ये बात? आपको पूछा देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी। मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होती है बच्चे? K इज इक्वल टू 1/MPS। तो K इज इक्वल टू 1/MPS का मतलब हो गया 1/0.4। 1/0.4 कितना आता है आप लोगों को पता है? 1/0.4 करके देखेंगे तो द आंसर विल बी 2.5, राइट। सो द क्लियर आंसर फॉर दिस इज 2.5। नेक्स्ट है बच्चे, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। तो आपको पता है आपके 4 गोल्स हैं, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। बच्चे, इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है। इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। बाकियों में क्या दे रखा है? मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पर इक्वालिटी लिखा है, सो ये इसलिए गलत हो जाता है। यहाँ पर डेवलपमेंट लिखा है, ये गलत है। सस्टेनेबिलिटी भी गलत है। हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बच्चे नहीं है। जो 4 आपके गोल्स हैं दे आर ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ओके, तो ये मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। जिन बच्चों का ये गलत है, आई एम 100% श्योर कि वो इक्विटी और इक्वालिटी में कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, सपोज इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। एक इकोनॉमी है बच्चे, आपको इनकम के अंदर राइज दे रखा है 5,000 to 6,000 करोड़। तो आपका डेल्टा वाई
डेल्टा वाई इज इक्वल टू ₹1000 CR. As a result, consumption expenditure rises from 4000 to 4600 and delta C कितना दे रखा है बच्चे आपको 4000 to 4600 that is 600 CR. आपसे पूछा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी. बच्चे एमपीसी बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है. एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. सो 600 अपॉन 1000. सो द आंसर विल बी 0.6. क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था बड़ा. तो द आंसर विल बी 0.6. सब बच्चों का सही है बिल्कुल. नेक्स्ट है, ध्यान से, फिजिकल पॉलिसी इज अ टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. बच्चे फिजिकल पॉलिसी बोल रहे एक टूल है टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. हाउ डज फिजिकल पॉलिसी एम टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी. बच्चे दो तरीके की पॉलिसीज होती है. दो तरीके की पॉलिसीज होती है सरकार के पास. एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी. बच्चे मॉनिटरी पॉलिसी वो होती है जिसमें आरबीआई मनी सप्लाई के साथ खेलता है. जिसमें आरबीआई मनी सप्लाई के साथ खेलता है उसको मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं. इसके क्या क्या टूल्स हैं आपके? इसके टूल्स है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओमो. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं बच्चे? ये सब है आपके मॉनिटरी पॉलिसी के एग्जांपल्स. और फिजिकल पॉलिसी में सरकार किन दो चीज़ों के साथ आपको मेनली खेलती है? मेनली खेलती है सरकार टैक्सेस के साथ और एक्सपेंडिचर्स के साथ. समझ में आई बात? तो टैक्सेस और रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट के टैक्सेस और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही हो तो उसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं. सो यहाँ पर क्या क्या लिखा है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट्स. ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट्स बच्चे मॉनिटरी पॉलिसी की चीज हो गई. रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. बाय मैनेजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट. बाय, और मनी सप्लाई किसका है? मनी सप्लाई अगेन इज मॉनिटरी पॉलिसी, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज सी, बाय मैनेजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को. कुछ बच्चों का गलत है. ये सिंपल क्वेश्चन है. द अदर नेम फॉर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी सेटअप इन 1955 इज कार्वे कमिटी. आप सब लोगों को इसका आंसर आई होप पता होगा, राइट. तो सब बच्चों का ठीक है, 100% बच्चों का ठीक है. नेक्स्ट क्या है बच्चे? इफ द वैल्यू ऑफ एपीसी, क्या दे रखा आपको? वैल्यू ऑफ एपीसी दे रखे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8. एपीसी इज इक्वल टू 0.8. एपीसी होता क्या है बच्चे? सी अपॉन वाई होता है. एंड द नेशनल इनकम इज 4000 करोड़. तो ये आपको दे रखा है, वाई दे रखा है 4000 करोड़. तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन 4000 इज इक्वल टू 0.8. देन योर सी विल बी ₹3200. ठीक है. कंजम्पशन कितना आ गया आपका? 3200. 4000 रुपए की इनकम है बच्चों. क्या पूछा गया क्वेश्चन में? द वैल्यू ऑफ सेविंग्स विल बी. बच्चे 4000 रुपए की इनकम है. इनकम के दो ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या तो इनकम कंज्यूम होगी या तो इनकम सेव होगी. अगर 3200 रुपए सेव हो रहे हैं इट मीन्स कि 800 रुपए, सॉरी, इफ 3200 रुपए इज कंज्यूम्ड देन इट मीन्स दैट 800 रुपीज आर सेव. तो सेविंग्स कितनी होंगी बच्चों? आपकी सेविंग्स होंगी इस क्वेश्चन के अंदर 800 CR, राइट. कुछ बच्चों का ये भी गलत है. तो बच्चों ध्यान से करो बिल्कुल, ठीक है. आपके 3-4 दिन बाद पेपर है, इतने आसान आसान एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट क्या है बच्चों? देयर इज अ नीड टू ब्रिज द स्किल गैप इन इंडिया. ठीक है, स्किल गैप को ब्रिज करना है इन ऑर्डर टू एनहांस ह्यूमन कैपिटल एंड ब्रिंग अबाउट मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स. सही बात बिल्कुल लिखी है कि जो स्किल गैप है उसको ब्रिज करने की जरूरत है सो दैट की मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स इंडिया में आए. नेक्स्ट क्या है बच्चे? स्किल्स आर टेंजिबल इन नेचर एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर. ये बात गलत है बच्चे. स्किल्स जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं और आप किसी की स्किल को उस ह्यूमन बीइंग से अलग नहीं कर सकते. टेंजिबल चीजें क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये माइक है, ये पेन है, ये दीज आर टेंजिबल थिंग्स. मैं इसको चाहूँ तो किसी और को उधार पे दे सकता हूँ. लेकिन जो मेरी स्किल है, जो मेरे पास मेरा दिमाग है, तो मैं चाहकर भी किसी को उधार नहीं दे सकता. आप बच्चों को अपना पेपर खुद देना पड़ेगा, राइट. आपकी जगह आपका पेपर मैं नहीं देकर के आ सकता, या मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपको अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए उधार पे दे दूं 3 घंटे के लिए कि आप अपना पेपर दो. तो बच्चे स्किल्स आर इनटेंजिबल. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, राइट. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. तो बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं देखो जरा. ब्रेन ड्रेन एक प्रॉब्लम है, हम सबको पता है.
लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी एक प्रॉब्लम है, ये भी हम सबको पता है। राइजिंग पॉपुलेशन तो हर चीज के लिए प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो आप जहां मर्जी लिख सकते हैं। लास्ट क्या है, चेंजेस इन सोशल आउटलुक। बच्चे चेंजेस इन सोशल आउटलुक का मतलब क्या है, जेंडर इक्वालिटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन इन थॉट्स हो गया, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी बात है, हमने पढ़ा और ये तो हमारा 5 ईयर गोल भी है। क्या, मॉडर्नाइजेशन एंड चेंजेस इन सोशल आउटलुक, आपने बीएसटी में भी पढ़ा हुआ है, इन्वायरमेंट चैप्टर ऑफ इन्वायरमेंट में। सोशल आउटलुक में क्या क्या आता है आपका, मेल फीमेल इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं जनरली, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, रादर दिस इज एन एडवांटेज, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ विच 5 ईयर प्लान। विच 5 ईयर प्लान बच्चे, तो 51 में हमारा पहला प्लान आया था, 56 में हमारा दूसरा प्लान आया था, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो बच्चे कुछ बच्चों ने 28 रखा हुआ है, 28% इज फर्स्ट, तो वो भी गलत है, राइट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देखो जरा, ये फिल इन द ब्लैंक्स किस चीज से रिलेटेड है बच्चे, ये क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन में फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है जो आपके टोटल डिपॉजिट्स होंगे लास्ट में, या मैं बोलूं कि कितना मनी क्रिएशन होगा, द आंसर इज 1/LRR, 1/LRR, राइट। LRR इज लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है, राइट। तो कितने टाइम से क्रिएट हो जाएगा, 1/20% अगर कर दूं, 1/0.2 इज 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स तक क्रेडिट क्रिएशन इस क्वेश्चन में हो सकता है। इनिशियल डिपॉजिट्स कितने बच्चों, आपके इनिशियल डिपॉजिट्स है 1000 के, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स तक टोटल डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका 5000, राइट। और ये जाकर के रुकता कब है क्रेडिट क्रिएशन, जब आपके कैश रिजर्व्स, इसको रिजर्व रेशियो को हम कैश रिजर्व्स भी लिख सकते हैं, जब आपके कैश रिजर्व्स आर बिकम इक्वल टू योर इनिशियल डिपॉजिट्स, सो यहां पर आ जाएगा आपका 1000। क्लियर है, क्लियर है। तो टोटल लोन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना बांटा होगा, बैंक ने 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए बांटे होंगे। और लास्ट आपका बैंक क्या है बच्चे कि 80% ये लोग लोन दे देते हैं, 20% अपने पास रखते हैं, तो 800 में इसका 80% हो जाएगा, 640 रुपए इन्होंने अपने पास रखे होंगे और 160 रुपीज दे दिए होंगे। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आएगा आंसर 640, 5000, 4000 एंड 1000, 640, 1005, ये है, दिस इज द करेक्ट आंसर आपका 640, 5000, 4000 एंड 1000। आई होप ये भी क्लियर होगा, क्रेडिट क्रिएशन का पॉइंट था आपको। नेक्स्ट है बच्चे, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन और रीजंस दैट में इफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बच्चे डिमांड कहां से आती है फॉरेन एक्सचेंज की, डिमांड कैसे आएगी, जब आपको इंपोर्ट्स करने होंगे तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, आपको बाहर घूमने जाना है तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, बाहर अब्रॉड में कोई घर खरीदना है तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो देखो जरा क्या है, इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल, बच्चे इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्सपोर्ट्स, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी और उसको आपको सप्लाई करना पड़ेगा, बाजार में बेच करके अपना डोमेस्टिक करेंसी लेना पड़ेगा, राइट। सो एक्सपोर्ट इज नॉट द रीजन। रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, तो जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो बाहर से आपको क्या भेजेंगे, फॉरेन करेंसी भेजेंगे, तो यहां से भी आपकी सप्लाई बढ़ेगी, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, अगर मुझे बाहर कोई एसेट खरीदना, कोई घर खरीदना, कोई गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना, तो उसके लिए मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से डिमांड मेरे को करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जाकर के मेरे को फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी, तो यहां से आपकी डिमांड आएगी। सो द करेक्ट आंसर इज डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की कब कब बढ़ेगी बच्चे, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ इज योर फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट है बच्चों, समझ में आ रही बातें। नेक्स्ट है एपीसी टू कंज्यूम कैन नेवर बी पॉजिटिव। बच्चे एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी पॉजिटिव। बच्चे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि बंदे को, जब तक बंदा जिंदा है उसको कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए तो चाहिए होगा, इवन अगर उसके पास इनकम नहीं है तब भी वो कंज्यूम करेगा। सो दिस इज द करेक्ट थिंग, राइट। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। बच्चे एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकती, मैंने बताया अभी अभी आपको, जब तक बंदा जिंदा है, चाहे वो कमाता है या नहीं कमाता, उसको कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y,
बच्चे चाहे y कुछ हो या ना हो, c तो हमेशा होगा। और अगर किसी चीज का न्यूमरेटर 0 नहीं है तो वो चीज 0 नहीं हो सकती। तो द करेक्ट आंसर इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी 0। यस इट कैन बी मोर देन 1। मोर देन 1 कब होगी? जब बंदा अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा? पास्ट सेविंग से कर रहा होगा। और लेस देन 1 कब होगी? जब वो अपनी इनकम से कम खर्च कर रहा होगा। मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूँ और 80 रुपए खर्च कर रहा हूँ, देन द आंसर विल बी 0.8, सो इट विल बी लेस देन 1। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू एमपीसी। बच्चे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। अगर मैं इसका एमपीएस से रिलेशन देखूं, एमपीएस से, यहां पर एमपीसी से पूछा है मेरे से, अगर मैं एमपीएस से इसका रिलेशन देखूं तो इसका रिलेशन आ रहा है बच्चे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। और एमपीएस और एमपीसी ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉर्मूला बनेगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अगर मैं एमपीसी की टर्म्स में k का फॉर्मूला बोलूं तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप थ्योरेटिकली भी जाओगे तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे कि जितना ज्यादा एमपीसी बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर मैं कंज्यूम लगातार करता जाऊंगा हर बार, मान लो 80% कंजम्पशन रेट है हमारी इकोनॉमी में, तो मैं भी अपनी सैलरी का 80% खर्च करता हूँ, दूसरा बंदा भी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, फर्दर ऐसे चलता रहता है। तो जितना बड़ा एमपीसी होगा बच्चे, मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा। सो मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने नॉट रिलेटेड भी लिखा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये टोटल 15 एमसीक्यूज थे। पता नहीं कितने बच्चे हैं जिनके 15 के 15 ठीक हैं। तो कुछ बच्चे हैं, रियाना है, संस्कृति है, आयुष है, जिन बच्चों के 15 के 15 एमसीक्यूज ठीक हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर दीज पीपल। और बाकी सारे बच्चे भी एमसीक्यूज करें। आंसर की मैं अभी पोस्ट कर दूंगा इसकी यूट्यूब पे, तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और शाम के टेस्ट की तैयारी करें बच्चे। जिस तरह से ये क्वेश्चन है, शाम को जो टेस्ट है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और लिंक आपको मैंने बार बार बोला है, टेस्ट के लिए लिंक, इंस्टा के लिए लिंक, व्हाट्सएप के लिए लिंक, टेलीग्राम के लिए लिंक, आपको सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग। आज के लिए अभी इतना ही है, दोपहर में मिलते हैं 5 बजे। ओके बाय, थैंक यू।